नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 5 राज्यों में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने वाली है और एक राज्य जिसकी पंजाब की बात हम कर रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी काबिज हो गई। लेकिन भाजपा जीत के बाद किस अंदाज में है, किस मूड में है और किस कलेवर में है, ये जानने के लिए लगातार हम मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाजपा आगे जाके जब शपथ ग्रहण होगा उसके बाद उनकी प्लानिंग क्या होगी। तो इसीलिए लगातार मंत्रियों से बातचीत में हम आ चुके हैं बीएल वर्मा जी के घर पे। और बीएल वर्मा जी का परिचय हम दे दें, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद प्रीति जी। 24/7 पे तो आप उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या फिर 4 राज्यों की बात करते हैं जहां पर बम्पर वोटिंग हुई है, बीजेपी को बम्पर वोटिंग मिली है, बीजेपी जीत के आ रही है, क्या कहेंगे आप? उम्मीद थी? देखिए, हमने और हमारे सभी सीनियर नेताओं ने हमेशा कहा कि 2022 का चुनाव हम 2017 जैसा रिपीट करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा 2014 से अपने विजय अभियान को शुरू किया है। और 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, आज हम 5 राज्यों के चुनाव में 4 में सरकार बनाए हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात कहूँ तो चूँकि मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूँ और मैंने देखा है कि भाजपा जैसा निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं है। और मैं कह सकता हूँ आज ये जीत अगर उत्तर प्रदेश में अगर है तो भाजपा के निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता के परिश्रम की पराकाष्ठा है। तो इसलिए मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ। और उत्तर प्रदेश की महान जनता जिसने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का नेतृत्व को स्वीकार किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ था बिना किसी भेदभाव के हमने सबको देने का काम किया। और हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमने उसको चरितार्थ किया है और जनता ने उसको ठीक प्रकार से 2022 में वोट के रूप में हमको स्वीकार किया है। मंत्री जी, हम लोग लगातार चुनाव कवर कर रहे थे, मैं खुद ग्राउंड जीरो पे थी। अब ज़िलों में घूमी हूँ, कई ज़िले रहे जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, पिपराइच और अमेठी। तो जब मैं वहाँ घूम रही थी तो युवाओं का मुद्दा भी काफ़ी प्रखर रूप से सामने आ रहा था और कई मंत्री ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि ये वही मुद्दा है जिस पर बीजेपी बैकफुट पे दिखती है। उसके बावजूद जब वोटिंग हुई और काउंटिंग हुई, उम्मीद से परे दिख रही थी ये सारी चीज़ें। क्या हुआ? 80-20 का जो खेल था ये समझा दीजिए, क्योंकि खुद माननीय योगी जी भी 80-20 कर रहे थे। देखिए, मैं कह सकता हूँ चाहे हमारा वो गरीब तबका हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से और योगी जी के सुशासन से ये सभी प्रभावित थे। और 2017 से पहले का शासन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था। जिस तरह की गुंडागर्दी होती थी, जिस तरह की लूट खसोट होती थी, कब किसके ज़मीन पर कब्जे हो जाए, कब किसके मकान पर कब्जे हो जाए, कब किसकी बहन बेटी के साथ में क्या घटना हो जाए, तब हमने 2017 में एक नारा दिया था कि न गुंडा राज, न भ्रष्टाचार, अब की बात भाजपा सरकार। तो हम कह सकते हैं कि 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद जिस तरह से योगी शासन में गुंडे माफियाओं को ठीक करने का काम किया और साथ ही साथ ये प्रचलन शब्द बुलडोजर का आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमने कम किया, हमारे विरोधियों ने ज़्यादा किया। तब मैं कह सकता हूँ चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद जैसे लोग हों, जिन्होंने अखिलेश यादव ने बुलडोजर का मुद्दा अपने भाषण में बुलडोजर का नाम लिया था उन्होंने, जिन्होंने गरीबों का खून चूस करके और अवैध अकूत संपत्ति इकट्ठी की, अवैध बिल्डिंगें बनाने का काम किया, तो उस पर बुलडोजर चला। बुलडोजर तो उन पर चला, लेकिन कष्ट किसको होता है? अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी का नाम तो समाजवादी, लेकिन पार्टी पूरी परिवारवादी। अगर मैं याद आपको दिलाऊं 2014 के चुनाव के लिए तो एक परिवार मात्र परिवारवादी पे हम लोग शिवपाल यादव जी के घर भी गए थे, उनसे बातचीत की। हमने कहा कि भाजपा आरोप लगाती है परिवारवाद का, कहती है तो पार्टी परिवारवादी है। वो कहते हैं तो भाजपा में कौन सा ऐसा नेता नहीं है, कौन सा ऐसा नेता है जिसके परिवार के लोग पार्टी में नहीं, आप नाम बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता चाहे अखिलेश यादव हो चाहे शिवपाल यादव हो, जिसमें 2014 की मैं चर्चा कर रहा था तो 5 सांसद थे इनके
और 5 सांसद कोई और नहीं थे, उनकी पत्नी थी, उनके अक्षय यादव फिरोजाबाद से थे, तेजस्वी यादव थे, अब मुलायम सिंह यादव थे। तो एक मारुति कार में बैठ करके लोकसभा में आते तो डीजल भी बचता था उनका, वो मुझे याद है। तो इसलिए पर मैंने तो कहा था, हमारे यहाँ पर उस समय एक भतीजे उनके धर्मेंद्र यादव भी सांसद थे, वो बदायूं से थे। तो मजाक में मैंने उनसे कहा था कि भाई सांसद जी, एक कम से कम आपके लिए इतना लोग और प्रयास करते हैं, जो काम आपने अपने लिए किया, एक सांसद तो और कुछ जिता लिए होते। उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो वही 5। लेकिन जब 2017 का चुनाव आता है, उस समय राहुल के साथ में एक तस्वीर खिंचवाते हैं, कहते हैं भाई 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी, 300 पार करेगी। लेकिन परिणाम सामने आया तो हार गई सपा, हार गई, दोस्ती टूट गई, बिखर गई। 2019 में फिर आपने देखा मायावती के साथ में जो है गठबंधन करते हैं कि बुआ भतीजे एक हो जाएंगे तो सभी 80 MP हमारे बनेंगे। लेकिन परिणाम सामने आया तो फिर 5 रह गए। अब हम क्या करें? हम कहते थे 2017 में 265, हमारे कार्यकर्ता और जनता कहती थी अब की बार 300 पार, तो 300 पार कर दिया। और 2022 में हमने, हमारे नेताओं ने 300 की बात की, 300 की थी ना। लेकिन अखिलेश बाबू हमारे 400 से नीचे की बात नहीं करते थे। क्लीन स्वीप की बात हो रही थी, 400 जीतूंगा, 400 से ज्यादा। आपकी पार्टी भी क्लीन स्वीप कह रही थी, उनकी पार्टी भी क्लीन स्वीप, क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया था अखिलेश यादव का, कह रहे थे क्लीन स्वीप। मैंने कहा कि आपके इस रैली में जितने लोग दिख रहे हैं, क्या ये लोग वोट करेंगे? ये पूरी की पूरी जनता वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे आप? तो उन्होंने कहा था क्लीन स्वीप, लिखा के ले लीजिए, मेरे इंटरव्यू में भी है क्लीन स्वीप। उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। हमने, हमारे नेताओं ने 300 की बात की, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। और उसी तरह से आप देखें कि 300 के पास हम पहुंच गए। तो ये जो है झूठ बोलने वाले लोग, खासतौर से अखिलेश यादव जी जैसे लोग, झूठ का पुलंदा है। 2014 में क्या बोले थे पता है आपको? कि हम 60 MP बनाएंगे, मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। 2017 में बोले थे 300 पार करेंगे। 2019 में क्या बोले थे? 2022 में तो आपके सामने बोले थे हम 400 जीतेंगे, 400 से ज़्यादा जीतेंगे। अब पता नहीं वो सपने में बोलते थे या कैसे बोलते थे, 400 से ज़्यादा, 450 जीतेंगे, कितना जीतेंगे। लेकिन भाजपा के लोगों ने कभी 400 की बात नहीं, 300 की बात करते थे हम। तो हम कह सकते हैं कि यह जो जीत जो है उत्तर प्रदेश की महान जनता की जीत है। और जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया है, और भाजपा का कार्यकर्ता ही ऐसा कार्यकर्ता है जो अगर वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 365 दिन काम करने वाला। और जिस समय माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इसका एक कारण ये भी है कि मोदी जी इतना काम करते हैं, इसीलिए जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं वो हम सब, माननीय मोदी जी हम सब के आइकॉन हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम जो सीखते हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नाम है, लोकप्रियता है, वो देश में ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है। तो अब उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी, तो ये अभियान जो चल रहा है जीत का, ये चलेगा, आगे भी निरंतर चालू रहेगा। उस समय माननीय मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त देश, और अब सपा मुक्त उत्तर प्रदेश होने जा रहा है, हो जाएगा। आप बुलडोजर की बात कर रहे थे, और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन गोरखपुर का जो नज़ारा था सड़क का, उसमें क्या था कि जितने भी बुलडोज़र थे, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, सबके हायर कर लिए गए थे। और साथ ही उस बुलडोज़र पे जितने समर्थक थे, कार्यकर्ता बैठ गए, तो पूरी रोड में रैली निकाली जा रही थी। तो ये यहाँ सोशल मीडिया में ये ट्रेंड इस वक्त चल रहा है कि क्या बुलडोज़र को लेकर बाबा कुछ बड़ा करने वाले हैं? बुलडोज़र को क्या वो होलमार्क की तरह यूज़ करेंगे? क्योंकि बुलडोज़र इतना हाइप हो गया और सोशल मीडिया पर इतना छाया हुआ है। बुलडोज़र ने साइकिल को दबा दिया, बुलडोज़र चल चुका है, ये वो, क्या कहेंगे? देखिए, हम कह सकते हैं कि बुलडोजर, हमारे पास में 2 प्रकार के बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर मैंने बताया कि जिन लोगों ने गरीबों का खून चूस करके अवैध बिल्डिंगें बनाई, उनको ढाने का काम करता है। तो दूसरा बुलडोजर हमारा विकास के लिए सड़कें बनाने का काम करता है। इतना सड़कों का जाल हमने 5 साल में बिछाने का काम किया जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो विकास अगर हम देखेंगे तो आज देखेंगे। आप, मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि इस कोरोना काल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश में लड़ाई लड़ी, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, कार्यकर्ता सड़कों पर थे। और उस समय इतने लंबे लॉकडाउन में एक गरीब का घर ऐसा कभी शायद नहीं आया होगा जो पता चला कि उसका चूल्हा न रहे। हमने लंबे लॉकडाउन में भी उनको राशन पहुंचाने का काम किया। आप याद करिए, समाजवादी पार्टी के शासन के लिए उस समय भी राशन कोई कोटेदार होते थे, लेकिन राशन के कोटेदार कोटा नहीं बचते। एक कोटा बढ़ता था तो 3 ब्लैक हो जाते थे। लेकिन आज गरीब का राशन गरीब तक पहुंचता है और गरीब का चूल्हा जलता है। इसलिए मैं कह सकता हूं
आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गरीब अपना मसीहा मानता है। अब लोगों ने कहीं राजनीति में हो सकता है कि परिवार ने कहीं वोट डाला हो, घर का जो काम देखती हैं महिलाएं देखती हैं, परिवार में जो चलाती हैं महिलाएं चलाती हैं, न जाने कितने ऐसे परिवार। प्रधानमंत्री ने संबोधन में भी कहा है, यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हेडक्वार्टर में जब संबोधित कर रहे थे शाम को, तो उन्होंने भी कहा है महिलाओं का जो समर्थन है पूरे देश में पार्टी को महिलाओं ने ही जिताया है। ये सच है, मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है। वो न जाने कितने ऐसे परिवार जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए थे, लेकिन जब बटन दबाने का नंबर महिलाओं का आ रहा था तो वैसे नहीं, हम तो उन्हें पता है कि अगर झंडा लगाया समाजवादी पार्टी का लोगों ने लगाया, लेकिन बटन कमल का दो, ये देखा है, मैं देखा है। और महिलाओं ने बताया कि साहब हमें तो मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने राशन एक बार नहीं 2 बार दिया। उन्हें पता था कि सरकार नहीं आई तो फिर राशन बंद हो जाएगा, उन्हें पता था गुंडई का क्या हाल होगा। हर व्यक्ति पहले सुरक्षा चाहता है। अन्य योजना बहुत बड़ा मतलब एक कारण भी रही मुझको लगता है उत्तर प्रदेश में जीत का, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पे काम किया और एकदम गरीब तबका जिसको कहा जाता है वहां तक जाके अन्य योजना की जो मतलब लोग जागरूक भी नहीं थे, किया गया, उनके घरों तक राशन पहुंचाई। राशन योजना की बात कर रही हूँ मैं, घरों तक पहुंचाया गया, ये काफी कारगर रहा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इसको जनता ने बहुत ही अप्रिशिएट किया और हम कह सकते हैं कि उसका भी हमको लाभ मिला है। और मैंने कहा ना कि हमने ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के जितनी भी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको हमने पहुंचाने का काम किया, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और वही माननीय प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास तो उत्तर प्रदेश में चलता हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें बीएल वर्मा जी, और हम पूर्वोत्तर की, पूर्वांचल की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं, पूर्वांचली उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो कांटे की जो टक्कर थी और जहां डर वाला माहौल था, जैसे मीडिया है, पत्रकार हैं, तमाम बड़े लोग हैं जो ओपिनियन देते हैं, लगातार कह रहे थे कि जो कांटा है बीजेपी का वो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर फंस जाएगा। कयास लगाए जा रहे थे, जयंत चौधरी को लेकर बहुत कुछ हुआ, उठापटक की स्थिति भी रही। पूर्वांचल को लेकर ये लोगों के मन में 100% वो सही थे कि उधर पूरी की पूरी जो पार्टी है उधर से निकाल ली जाएगी, लेकिन जब काउंटिंग हुई पूर्वांचली इलाके में बहुत कम सीटें देखने को मिली। लेकिन अगर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ बम्पर वोटिंग, बम्पर सीटें। प्रीति चौहान जी, 2017 के चुनाव में मैं ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष था, मैंने पश्चिम को, ब्रज को अच्छे से देखा है। और जिस तरह से जो किसान आंदोलन की चर्चा आप जो कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट यहाँ पर कुछ पड़ने वाला था, मैं कह सकता हूँ कि किसान भाजपा के साथ हमेशा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों की आय 2022 तक कैसे दूनी हो उस दिशा में जब काम करना शुरू किया तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि भाई किसानों की आय दूनी हो जाएगी, किसान संपन्न हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा। तो कुछ इस प्रकार के लोग, नाम नहीं लूँगा, जो नेतागर्दी करते हैं धरने की, किसानों की, लेकिन पता चला खुद चुनाव लड़ते हैं तो जमानत जब्त हो जाती है। तो किसानों के हित में कानून बनाए थे, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं थे। मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किसान पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा, और पश्चिम क्षेत्र ने सिद्ध कर दिया। अब इनको इसी बात का दर्द है। और ये कहते हैं कि जयंत की उनकी जोड़ी जैसे 2017 में टूटी थी, जैसे 2019 में टूटी थी, अब 2022 में फिर हार गए, फिर टूटेगी। हमने तो उसे में कहा था, अखिलेश जी आप केवल ममता बनर्जी ही क्यों, पूरे देश के जितने तुम्हारे नेता हैं आपके साथ सबको लेकर आ जाइए, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार रुकने वाली नहीं, भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार बनी। लेकिन ये देखने वाली भी बात रही, क्योंकि ममता बनर्जी जब वहाँ आई थी काशी में, हम लोग खुद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया था अखिलेश यादव के साथ। साथ ही जिस तरीके से पूरी के पूर्व पूर्वांचली उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर बंगाली भी हैं, पूरे काशी के इलाके को अगर आप देखें तो उसको साधने की कोशिश की जा रही थी। ये पूरा का पूरा कहाँ आपको लग रहा है मिसमैनेज, मतलब दोनों ही साध नहीं पाए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको, या फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने राज्य में यूपी बिहार वालों को गाली देती हैं और यहाँ आकर वोट मांगती है, ये भारी पड़ गया। देखिए, आज प्रदेश की या देश की जनता बड़ी समझदार है, जानती है कौन बड़बोले लोग हैं, कौन क्या बोलते हैं, राजनीति में शब्दों की मर्यादा नहीं रखते, क्या क्या बोला है। आपने, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपने सब सुना है, लेकिन भाजपा की संस्कृति में ऐसा नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता अपने मर्यादित ढंग से काम करते हैं, मर्यादा के अंदर रहते हैं, और वही कारण है कि जनता ने भाजपा को पसंद किया। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 में से 4 राज्यों में हमारी सरकारें बनी हैं। आने वाले समय में फिर से हिमाचल, गुजरात के चुनाव आने जा रहे हैं। तो ये अभियान जो चला है ये
शुरू हो गया है, चलता है। प्रधानमंत्री लगे हुए उतर गए हैं प्रधानमंत्री। भाई मैंने बताया ना, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे आइकॉन है, उसे प्रेरणा। और जब लगता है कि कई बार जो है थोड़ा सा काम में लगता है कहाँ कैसे, तो माननीय मोदी जी को देख लो भाई, जिस तरह से उनका परिश्रम। तो मैंने तो चुनाव में कहा था, अपने कार्यकर्ताओं से, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज तक बिना किसी छुट्टी लिए लगातार 17-18 घंटे काम करते हैं, तो मैंने कार्यकर्ताओं से कहा हमको प्रेरणा लेना चाहिए मोदी जी से, हम लोग इतने दिन का काम नहीं करेंगे। और माननीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर के लोगों ने काम किया, कार्यकर्ताओं ने काम किया। और वही कारण है कि इन सारी परिस्थितियों के बाद में 37 ईयर के बाद में, 37 साल के बाद में सरकार हमारी रिपीट हुई है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो लोग भ्रम पालते हैं कि ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा हो जाएगा, पहले ऐसा नहीं हुआ, माननीय मोदी के नेतृत्व में कुछ भी संभव है, हुआ है और ऐसे होता रहेगा। खटीमा से उत्तराखंड में जब रुझान आने शुरू हुए तो खटीमा से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से उस सीट से हार गए। बहुत कुछ कहा जा रहा था, अभी भी उठापटक उत्तराखंड को लेकर लगातार बैठकों का दौर है। और इसी बीच पुष्कर सिंह धामी को लेकर अभी तक कोई बड़ा फैसला नजर नहीं आया है। क्या कहेंगे आप, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे या फिर सोचा जा रहा है कि एक बार 3 मुख्यमंत्री हमने बदल ही दिए हैं, एक बार फिर से मौका दे दिया जाए किसी और को? पुष्कर सिंह धामी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम लोगों ने संगठन का काम भी साथ साथ किया है। और संगठन का काम करते करते मैं उनके खटीमा भी 1-2 बार गया हूँ। और जब उनको मुख्यमंत्री बनाया था तब वो, मैं कह सकता हूँ कि युवाओं के अंदर जिस तरह से जोश आया था, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई थी। लोग कितने ही कह रहे थे कि क्या हुआ, कैसे होगा, फाइट होगी, लेकिन मेरे अंदर से ऐसा निकलता था कि भाई धामी जी के नेतृत्व में हमने ये इतना अच्छा काम किया है तो सरकार अब भाजपा की बनाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ धामी जी के लिए कि उनके नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने, भाजपा की टीम ने जो काम किया और 2/3 बहुमत के साथ हम जीते। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव धामी जी हार गए। तो मैं कह सकता हूँ, ये कहावत है ना, दीपक तले अंधेरा, वो पूरे प्रदेश में काम करते रहे, वो पूरा। अब इसलिए मैं सोचा होगा कि हो ही जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस कौन सी जनता सोचती होगी कि भाई कि हमारा नेता हमसे मिले। अब उन्होंने, उनका मैं तो कहूँगा त्याग उनका है कि उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने के लिए रात और दिन एक किया, पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगे रहे। और धामी जी भले ही चुनाव हार गए लेकिन धामी जी हमारे लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता में कोई अंतर नहीं आने वाला है। मुख्यमंत्री के लिए क्या चल क्या रहा है अब उत्तराखंड? मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, ये तो हमारा उत्तरांचल का नेतृत्व और हमारा केंद्र का नेतृत्व तय करेगा। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, मैं तो खैर यूपी से आता हूँ, तो यूपी के बारे में पता नहीं तो वहाँ कैसे कह सकता हूँ। लेकिन देखिए जिस तरीके से लेकिन आप निश्चित रहिए, मुझे पता है कि मुख्यमंत्री जो बनेगा भाजपा कार्यकर्ता होगा। लेकिन एक बात यहाँ मानने वाली होगी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री बदले गए और लास्ट इनिंग में पुष्कर सिंह धामी को उतारा गया और उसके बाद पूरा अगर उत्तराखंड आप देख लें तो उन्होंने जिस तरीके से सबको समेटा है, एक तो उठापटक रही, उसके बाद इन्होंने समेट दिया, तो उसके बाद एक बार पार्टी अगर सोच भी रही है तो पुष्कर सिंह धामी मुझको लगता है ये मान कर बैठे होंगे कि नहीं मैं निश्चिंत हूँ, मैं आ रहा हूँ। इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, बस शीर्ष नेतृत्व जो स्वीकार कर, जो तय करेगा वही स्वीकार है। और भाजपा के कार्यकर्ता हमारे जो आदेश ऊपर से आता है उसका पालन करते हैं, इसलिए ये विषय जिस लेवल का है वहाँ करेंगे तो ज़्यादा ठीक। बीएल वर्मा जी, आप पूर्वोत्तर के विकास मंत्री भी हैं और मणिपुर के रुझान हमने देख लिए, वहाँ क्या समीकरण रहा? देखिए, मैंने जब से हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैं मंत्री बना हूँ और मैंने उन स्टेट को देखा है, जाना है, तो चाहे वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के चुनाव होते हैं, मणिपुर या अन्य स्टेट में देखता हूँ तो वहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और चूँकि मेरा यूपी में यहाँ पर लगा दिया था तो मैं एक कार्यक्रम में गया था, मीटिंग में रहा था मैं, तो उस समय मैंने कार्यकर्ताओं को जोश और ऊर्जा मैंने देखी थी, तो मुझे लगा था कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम मणिपुर में बहुत अच्छी जीत जीते। मणिपुर ऐसा इलाका है, ऐसा राज्य है जहाँ पर आप स्थानीय जो वो हैं पार्टीज़ हैं उसको अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को अपनी तरफ करने में और वो स्थानीय जिस तरह के मुद्दे आ जाते हैं उससे रुकावटें डालने और इन सब चीज़ों में उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को जीतना, उस राज्य को जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है एक नेशनल पार्टी के लिए, क्योंकि आप वोट वहाँ ज़मीन पर जाके मांग रहे हैं और स्थानीय नेता हैं जो लगातार आपको कन्विंस कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या हित है और क्या अहित है। तो ऐसे में लोगों को कन्विंस कर पाना पार्टी के लिए कितना मुश्किल रहा? मणिपुर में मैं कह सकता हूँ कि जब पहली बार मैं गया था, इम्फाल जैसे उतरा
तो मैंने देखा कि वहाँ पर बड़ी तादाद में संख्या में कार्यकर्ता आए थे रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए। उसमें 80-85% महिलाएं थी। तो मुझे लगा शायद कोई महिला नेता रही होगी। बाद में पता चला ये तो मैंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ना कि महिलाओं का विशेष, तो जिस तरह से महिलाओं का बढ़ चढ़ की भागीदारी इस चुनाव में मणिपुर में रही है। ऐसे ही त्रिपुरा में गया था एक बार, तो देखा एक बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का हो रहा था, तो मुझे उनके यहाँ जाना था। तो देखा बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं भीड़ के साथ जा रही थी, निकल रही थी। तो मैं जब घर पहुंच गया, मैंने पूछा क्या महिला मोर्चे कार्यक्रम था क्या? तो मुख्यमंत्री बोले नहीं, महिला मोर्चे का नहीं था, पार्टी का था। पार्टी का था, महिला बोले हमारे यहाँ तो 80 से 90% महिलाएं होती हैं। तो ये मानकर चलिए कि महिलाओं ने कमाल जो किया है, तो महिलाओं ने पूरे चारों राज्यों में जो है बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। और मणिपुर की महिला कार्यकर्ता भाजपा की बहुत एग्रेसिव है, बहुत तेज है। और मुझे लगता है जो आप समझाने की बात कर रही हैं, ये काम बखूबी महिलाओं ने अच्छी तरीके से समझाने का काम मणिपुर में किया है, और इसलिए हम यहाँ तक निकल कर आए। पूर्वोत्तर में अगर हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो उन सबके लिए जो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल पे डिपेंड करते हैं, साप और इधर वाले एरिया में, कि वहाँ जाके उनको जो फैसिलिटीज़ हैं सही मिलेंगी। और इस पर इस वक्त केंद्र सरकार, आप खुद क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि वो देखते हैं, वो उनकी नज़रें केंद्र सरकार पे होती हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा हो ताकि हमें दूसरे राज्य पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मेरे ही राज्य में खुद एम्स हो जाए, हमारे ही राज्य में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या फिर कॉलेजेस हो जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, अब देखिए लगातार जिस तरह से मेडिकल कॉलेज हमने पूरे देश के अंदर बनाए, स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह से एकदम इजाफा हमने किया है, और हम नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट की मैं बात करूं तो उनमें इन 7 वर्षों में जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, मैं कह सकता हूं इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में न तो रोड कनेक्टिविटी थी, ना ही रेल कनेक्टिविटी थी, ना ही एयर कनेक्टिविटी थी। आज सभी चीज़ों से जुड़ रहा है, और आज डिजिटल तरीके से भी हम जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी मैं जब गया था कुछ दिन पहले त्रिपुरा अखौरा रेलवे स्टेशन से निश्चिंतपुर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से निश्चित, तो वहाँ पर बांग्लादेश के लिए हमने जो है एक ट्रैक रेलवे का बनाया है। तो उस पर मैंने बॉर्डर पर ज्वाइंट मीटिंग की थी बांग्लादेश और अपने देश के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, और वो ट्रैक चालू होने वाला है। तो हमने वहाँ पूरी तरह से, वहाँ के लोगों ने मेरे साथ जो आप कह रहे हैं कहा था कि हमें भारत से बड़ी उम्मीदें हैं, बांग्लादेश के लोगों को कहना था कि हम चाहते हैं कि ये सब किया है तो मोदी जी से कहिए कि हमारे यहाँ पर पड़ोस में त्रिपुरा में एम्स बन जाएगा तो कितना ज़्यादा। तो हमारी तरफ लोग देख रहे हैं, और उनकी बात को मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाने का काम किया है। तो इसलिए हम तो नॉर्थ ईस्ट के लिए जिस तरह से 10% पैसा हमने आरक्षित किया हुआ है, तो पूरा देश खुशहाल होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट आने वाले समय में आपको बहुत विकसित और अच्छा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अब इलेक्शन की बात कर लेते हैं। पंजाब में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन मिला, उसके बाद भी उम्मीदें थी कि बीजेपी कुछ अच्छा करेगी इस बार, क्योंकि उम्मीद जिस तरीके से की जा रही थी और जो रुझान है उसमें कहीं ना कहीं जो तालमेल की कमी भी दिखाई पड़ी। क्या कारण रहे सर पंजाब में? देखिए, पंजाब के बारे में मुझे बहुत जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये ठीक है कि वहाँ पर हम हारे हैं तो हार स्वीकार हमने की है। लेकिन चूँकि मणिपुर हमारे जो है नॉर्थ ईस्ट में आता है, हमारा उत्तर प्रदेश आता है, हमारा उत्तराखंड हमारा बगल का पोस्ट है, तो यहाँ पूरी जानकारी है, पूरी तरह से बात मैं कर रहा हूँ। यही जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण का मामला आया, भाजपा आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी करती है, और विपक्ष की तरफ से ये सवाल आ रहे थे कि गजबाए हिंद हो या फिर हिंदू मुस्लिम हो या फिर धर्म की बात हो, ये सब करके भाजपा जीतने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब रुझान आए तो दोनों ही जो बातें थे वो अपने आप में, मतलब एक तरह से आप देखिए तो पूरक भी नहीं और उल्टी नजर आई। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, भाजपा कभी मुस्लिम तुष्टीकरण या किसी का तुष्टीकरण नहीं करती। हमारा तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबको, ये हम काम करते हैं। आप देखिए ना, जिस समय 2017 से पहले सरकार थी तब क्या होता था, कब्रिस्तान की दीवारें बनाई जा रही थी, लेकिन अंतिम यात्रा में जब जाएंगे अखिलेश जी तो शमशान जाएंगे, लेकिन याद आ रही थी उन्हें कब्रिस्तान की दीवारें। आप विचार करिए कि एक कोई सुनीता लड़की पढ़ती थी स्कूल में, एक सलमा पढ़ती थी, सुनीता गरीब थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, तब भी 30,000 रुपये उसे मिलता था, उस बेचारी को नहीं मिलता था कि वो हिंदू थी। तो तुष्टीकरण की राजनीति इन लोगों ने किया है, हमने नहीं किया है। हम तो बराबर देते हैं, राशन दिया है तो हमने सबको दिया है,
वैक्सीन में फ्री दिए तो सबको दिए हैं, आवास हमने दिए हैं, सरकार सबको दिए हैं, हमने शौचालय दिए हैं तो सबको दिए हैं। हमने कभी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं की। तो कम से कम उनको समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सबको बराबर देते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो समझ में कुछ लोगों के आ गया है और कुछ के नहीं आया है, आगे चल के आ जाएगा, 2024 तक तो आ ही जाएगा मुझे लगता है। आप आम आदमी के नेता हैं, आपको बदायूं में इसी नज़र से देखा भी जाता है, लोग इतना पसंद बदायूं में आपको क्यों करते हैं? देखिए, मैं भाजपा का बूथ स्तर का कार्यकर्ता रहा हूँ। कैबिनेट के रिसफल में जिस तरीके से मौका मिला अब नए मंत्रियों को, वो काबिले तारीफ है। लेकिन ये मैं तो अपना पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जितना आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। माननीय बाबूजी का आशीर्वाद आज इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद मेरे लिए रहा, लेकिन उनके आशीर्वाद के साथ साथ पार्टी ने बढ़ चढ़ कर मुझे आशीर्वाद दिया। और आज जो एक कार्यकर्ता के नाते जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाती है, इस चुनाव में मुझे जहाँ जहाँ जितना बोला गया, यहाँ से पश्चिम से लेकर के पूरब तक, नेपाल बॉर्डर तक, सिद्धार्थनगर तक, सभी जगह गया। और मुझे खुशी है कि जिन सीटों पर मैं गया उन सीटों पर 90 से 95% सब नहीं, सब जीती हैं। आप देखिए ना, 6 हमारे क्षेत्र हैं और ब्रज क्षेत्र का मैं अध्यक्ष था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी। तो उस समय हमारा ये ब्रज क्षेत्र जो था, कहा जाता था ये तो सपा का गढ़ है, तो मैनपुरी वगैरह सब इसी में आते हैं ना ब्रज क्षेत्र में, तो क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ब्रज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो वास्तव में परिश्रम की पराकाष्ठा की और माननीय जो यशस्वी हमारे गृह मंत्री हैं उनके नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, तो 65 में से 57 सीटें हमने जीतने काम किया था, जो सभी क्षेत्रों में नंबर 1 था। तो यह है, कुछ ईश्वर की कृपा होती है, कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, और वही है कि आज पार्टी ने उसका इनाम दिया है मुझे, मेरे जैसे कार्यकर्ता को। तो मैं तो कहता हूँ प्रदेश के अंदर कार्यकर्ताओं को संदेश है कि भाई आप भी काम करते जाइए। BL चुनाव लड़ना, बहुत कार्यकर्ता हैं जो सोचते हैं कब हमारा नंबर आएगा। मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़ना ही आवश्यक नहीं है, बिना चुनाव लड़े भी पार्टी यहाँ तक सम्मान दे सकती है। लेकिन पार्टी के नेतृत्व में जैसा पार्टी अपेक्षा करती है काम करते रहो, और ये लोकतांत्रिक तरीके से काम केवल भाजपा में होता है, कहीं और नहीं हो सकता। तो माने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्या क्या हो रहा है और आगे भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री थे BL वर्मा जी, और तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, पंजाब की बात हो, पूर्वोत्तर की बात हो, तमाम समस्याओं पर इन्होंने नजर डाला है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।